आज है 2 मार्च और हम आज के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो आज के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उनमें जो सबसे पहली वाली न्यूज़ है, वो है ईरान, यूएसए और इज़राइल के वॉर को लेकर। आप जानते हैं कि यहाँ पर 28 फरवरी से इज़राइल की तरफ से ईरान और उसकी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उसके ऊपर हमले शुरू हुए हैं। यूएसए भी इन हमलों में इज़राइल के साथ है। मतलब इज़राइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है। क्यों हमला हुआ है? बहुत ज़्यादा चर्चाएँ इसके बारे में चल रही हैं और आप भी इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में और इसका दुनिया भर में ख़ास तौर पर भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। भारत की विदेश नीति के लिए कुछ यहाँ पर चैलेंजेस खड़े हो गए हैं और ईरान के सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं ही। ईरान की यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ इसके ऊपर जो हमला हुआ है, हम देख रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका जो सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई डर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं है और इस तरह के मामलों में हम देखते हैं कि जो ताकतवर देश होता है, उसकी मनमानी चलती है और यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ है। ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर हमले हुए हैं। बदले में ईरान ने भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को यहाँ पर बंद किया गया है ईरान की तरफ से और हमें देखना पड़ेगा, एक तो ये देखना पड़ेगा कि ये वॉर क्यों हो रही है? क्यों ईरान के ऊपर इज़राइल और अपना यूएसए मिलकर हमला कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, ईरान को क्या चाहिए और कौन-कौन से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बंद होने से दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा और भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली ख़ामेनी, उनकी भी हत्या कर दी गई है। ये एक प्रकार की राजनीतिक हत्या ही है, क्योंकि एक देश में अगर कोई देश है, वहाँ पर जनता किसी शासक से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये वहाँ का आंतरिक मामला होता है और हम देखते हैं कि यूएसए दुनिया भर में जहाँ पर भी उसके इंटरेस्ट फुलफ़िल होते हैं, वहाँ पर डिक्टेटरशिप के साथ भी यूएसए के रिलेशंस हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में है, जैसे दूसरी जगहों पर है, वहाँ पर यूएसए के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों में जहाँ पर यूएसए की बात नहीं मानी जाती, यूएसए के साथ मिलकर काम नहीं किया जाता या कहें कि यूएसए के हिसाब से काम नहीं होता, वहाँ पर यूएसए डेमोक्रेसी के नाम पर हमला करता है, वहाँ के शासकों की हत्या करता है और ये जो पूरा मामला है, एक राजनीतिक हत्या से बढ़कर और कुछ भी नहीं इसे कहा जा सकता। मान लीजिए भारत कभी यूएसए के हिसाब से काम नहीं करता है, तो क्या इसी तरह का हमला भारत के ऊपर भी हो सकता है? या फिर चाइना के ऊपर क्या इस तरह का हमला हो सकता है? कि अगर चाइना मान लीजिए इतना ताकतवर देश नहीं होता और चाइना अपने यूएसए के हिसाब से काम नहीं करता, तो क्या उसके ऊपर भी इसी तरह का हमला होता? जो अभी वेनेज़ुएला में हुआ है कि वहाँ के राष्ट्रपति को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया या कहें कि अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, तो वहाँ पर भी इसी तरह का मामला था। इससे पहले हम इराक में देख चुके हैं, लीबिया में देख चुके हैं। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में वियतनाम देखा होगा, तो वहाँ पर भी अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई की है। इसके पहले अफ़गानिस्तान में इस तरह की कार्रवाई की है, लेकिन अमेरिका को सभी जगहों से कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सीरिया और इराक में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो अमेरिका ये जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आखिर अमेरिका को चाहिए क्या? और इज़राइल को क्या चाहिए? इज़राइल को और यूएसए को ईरान से क्या खतरा है? सारी चीज़ें हम डिटेल में थोड़ा-सा देखेंगे। फिर एनसीईआरटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनसीईआरटी की जो 8th की बुक है, 8th की बुक में जो जुडिशियरी को लेकर चैप्टर है, जुडिशियरी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जुडिशियरी के ऊपर एक प्रकार से हमला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपनाया था। क्या है मामला? आप अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आपने शायद देख लिया होगा या फिर अगर आप नहीं भी जानते हैं, तो यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को उससे क्या दिक्कत है। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उससे 8th क्लास की किताब है। फिर हम यहाँ पर जुडिशियल ओवररीच की बात करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज़्म की बात करेंगे, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ पहले भी हुई हैं। कुछ ऐसे मामले आए हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आए हैं जहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी न्यायालय ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर फैसले दिए हैं। तो ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको नुकसान हो सकता है इस पूरे जो हम कहें कि जुडिशियल एक्टिविज़्म है उससे। तो देखेंगे कि क्या पूरा मामला है। इसके बाद हम देखेंगे कि नागपुर में
एक ब्लास्ट हुआ एक फैक्ट्री में। इस तरह की घटनाएँ अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था और हुई थी। यहाँ तक कि अभी कल या परसों में काकीनाडा में भी इस तरह की घटना हुई है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सेफ्टी ऑडिट होते हैं, उनको लेकर हमारा प्रशासन जो उदासीन रवैया अपनाता है या फिर इसमें भ्रष्टाचार जो है, उसके कारण इस तरह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं और हम देखते हैं कि फिर बहुत सारे लोगों को जान गँवानी पड़ती है और पूरी इंडस्ट्री में इस तरह की मतलब हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे कि इस तरह के जो सेफ्टी ऑडिट होते हैं, उन सेफ्टी ऑडिट्स में भ्रष्टाचार कितना होता है, उन सेफ्टी ऑडिट्स में किस तरह से काम होता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएँ होती हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अगर ऑयल के प्राइस अगर हम कहें कि वहाँ से जो रास्ता बंद होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का, तो उसका ऑयल के ऊपर, ऑयल के प्राइस के ऊपर जो हमारी गैस आपूर्ति है, गैस और ऑयल की सप्लाई है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और उसके मामले में मतलब ऑयल बाधित होने के मामले में, ऑयल की सप्लाई बाधित होने के मामले में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होता है, तो उस मामले में भारत के ऊपर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे 16th फिनांस कमीशन को लेकर एक अच्छा आर्टिकल है। कुछ दलीलें दी गई हैं, कुछ आलोचनाएँ भी हैं और कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ भी हैं, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि अभी हम इसमें एक फॉर्मेट में क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ के बाद हम देखेंगे मैपिंग सेक्शन क्योंकि बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे प्लेसेस न्यूज़ में होते हैं और उन प्लेसेस को लेकर फिर कभी-कभी सवाल भी बन जाते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जो भी जगह चर्चा में होती है, वहाँ पर प्रीलिम्स में सवाल होते हैं, तो उसको लेकर हम मैपिंग सेक्शन में देखेंगे और सबसे लास्ट में हम रिवीजन देखेंगे। एक टॉपिक का रोज़ हम रिवीजन करेंगे, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक निपट सकते हैं और करंट अफेयर के साथ-साथ थोड़ा-सा स्टैटिक पोर्शन भी हो जाएगा और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टैटिक तो होते हैं, लेकिन उनका करंट अफेयर्स में बार-बार ज़िक्र होता है, करंट अफेयर में बार-बार शामिल हो जाते हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स को हम निपटाते हुए चलेंगे। तो न्यूज़ देखेंगे और सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई हमसे, सबसे लास्ट में हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो न्यूज़ देखेंगे, आज के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सारी देखेंगे। मैपिंग सेक्शन में हम एक जो प्लेस जो न्यूज़ में है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, उसको देखेंगे। फिर हम रिवीजन में एक टॉपिक करेंगे और फिर एमसीक्यू करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस क्लास में करने वाले हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट करंट अफेयर्स हम यहाँ से देखेंगे और आपको सिर्फ एक काम करना है, इस क्लास को देखना है, साथ में आपको यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उन गलतियों को आप हमें बता सकते हैं, हम गलतियों को सुधारेंगे। साथ में इस पूरे सेशन को और सुधारने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, वो भी आप दे सकते हैं और आप इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आती है, तो आप लाइक, कमेंट भी करिए और दूसरे लोगों को भी इससे जोड़िए। इससे आपका ही फ़ायदा होगा और हमारा भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा। आज के लिए हमारे पास जो सबसे पहली न्यूज़ है, वो है इज़राइल, अमेरिका और उसके खिलाफ ईरान। या कहें कि ईरान के खिलाफ इज़राइल और अमेरिका युद्ध कर रहे हैं। इज़राइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है और हमले ईरान में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। यहाँ के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, अयातुल्लाह अली ख़ामेनी, उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है, इस तरह की खबरें आई हैं। हालाँकि कुछ दावे इस तरह के भी हैं कि वो अभी जीवित हैं, लेकिन जहाँ तक है इनकी मौत हो चुकी है। साथ में जो ईरान है उसका जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, जो सेना में हैं, जो वहाँ की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, मतलब वहाँ की जो सेना है, ईरान की जो सेना है, उसके जो कमांडर्स हैं, जो उसके बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। अयातुल्लाह अली ख़ामेनी के परिवार वालों की मौत हुई है, इनकी बेटी की मौत हुई है, इनके दामाद की मौत हुई है, इनके नाती की मौत हुई है, साथ में जो और भी दूसरे सदस्य हैं, उनकी मौत हुई है और इस तरह से यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके बाद भी अमेरिका ने और इज़राइल ने पूरी तरह से मिलकर ईरान को घेर लिया है, क्योंकि हम देखें तो इराक में भी यूएसए के यहाँ पर बेस है, नेवल बेस है, यहाँ पर आर्मी के बेस हैं, सीरिया में हैं, जॉर्डन में हैं, इज़राइल में हैं, कुवैत में है, बहरीन में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, अफ़गानिस्तान में भी शायद हो सकते हैं। तो सभी तरफ से ईरान इज़राइल से और यूएसए से घिरा हुआ है, उसके बाद भी लड़ाई अभी जारी है और ईरान अभी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है और ईरान हमले कर रहा है इन लोकेशंस के ऊपर, सारी जो लोकेशंस है, जहाँ पर यूएसए के नेवल बेस है, जहाँ पर इसके आर्मी बेस हैं, वहाँ पर जवाबी हमले कर रहा है। अब यहाँ पर पूरा खेल ये है कि ईरान यहाँ पर बनाना चाहता है, हालाँकि उससे पहले भी थोड़ी-सी हिस्ट्री है, वो है 1979 से 1979 से पहले यहाँ पर पहलवी डायनेस्टी
पहलवी डायनेस्टी का यहाँ पर शासन हुआ करता था। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर एक राजा का शासन था, एक राजतंत्र था। और ये जो राजतंत्र था, यहाँ पर कहा जाता है कि ये यूएसए की कठपुतली था। जो राजा थे वो यूएसए की कठपुतली थे। साथ में यहाँ पर ये जो राजा थे वो निरंकुश शासक था और कहा जाता है कि अत्याचारी शासक था। और उसके खिलाफ फिर ईरान में क्रांति हुई 1979 में। और 1979 की क्रांति के बाद यहाँ पर एक इस्लामिक शासन आया। और इस शासन के आने के बाद यहाँ पर ये जो अयातुल्लाह अली खामनेई हैं, उनके पहले एक शासक हुआ, एक सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, एक धार्मिक गुरु हैं, उनका यहाँ पर शासन शुरू हुआ था। हालांकि यहाँ पर चुने हुए राष्ट्रपति होते हैं, चुनी हुई सरकार होती है, मंत्रिमंडल भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो होती है इन सुप्रीम लीडर की। ये जो सुप्रीम लीडर होते हैं, इनसे ही सारी शक्तियाँ सभी को मिलती है, इनसे ही सारी पावर बाकी लोग भी लेते हैं। और यहीं पर हम कह सकते हैं इनका ही असली राज पूरे ईरान में चलता है। अभी तक यहाँ पर जो सरकार थी, लोकप्रिय सरकार थी, लेकिन हमने देखा था कि पिछले दिसंबर में लगभग जो आखिरी महीना था, उसके दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोगों ने सड़कों पर आकर इस रिजीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। और इस दौरान यहाँ पर जो यूएसए और इजराइल है, उसने खुले तौर पर उन विरोध करने वाले लोगों का साथ दिया था और कहा था कि हम आपका साथ देंगे, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन यहाँ पर कहने के जो मतलब दिखाने के जो बात है, कहने वाली जो बात है, वो है कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है। ईरान की जो ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो सुप्रीम लीडर वाली सरकार है, उसको बदलकर यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करनी है। और डेमोक्रेसी स्थापित करके लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को यहाँ पर स्थापित करना है। जैसे अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेसी वाली सरकार वहाँ पर स्थापित की थी, लेकिन वो अंततः फेल रही। और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की कोशिशें की गई थी। हालांकि डेमोक्रेसी किसी भी देश के लिए ज़रूरी है। किसी भी जनता को अपने शासन को चुनने का, अपने शासक को चुनने का अधिकार होना चाहिए। संविधान के हिसाब से काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम भारत को देखते हैं कि भारत के लोगों ने मिलकर एक सत्ता को उखाड़ फेंका था, जो कि साम्राज्यवादी सरकार थी, जो कि अंग्रेजों की सरकार थी, वैसे ही यहाँ पर भी अगर लोग खुद से शासन के खिलाफ खड़े होते हैं, लोग खुद से उठकर शासक को हटाते हैं और एक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पर एक सरकार है जो चुनी हुई सरकार नहीं है और विपक्ष में कोई भी नहीं है, एक ऐसा देश जहाँ पर विपक्ष में कोई नहीं है, विपक्षी कोई पार्टी नहीं है, विपक्ष में कोई, यहाँ तक कि कोई विद्रोही ग्रुप भी नहीं है जिसके पास सेना हो, कुछ भी नहीं है। ऐसे में जो पूरी ताकत है, पूरी सत्ता है, वो इनके पास ही है, जो वर्तमान रिजीम काम कर रही है। यहाँ पर अगर सुप्रीम लीडर खत्म भी हो जाते हैं तो कहा जाता है कि 4 लाइन के लीडर्स यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं। इन्होंने करके रखे हैं, ये व्यवस्था करके रखी है ईरान ने। और इसके चलते ईरान में जो पूरा यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भले ही सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक संस्थागत सरकार है, वहाँ पर एक सिस्टम है जिसके तहत पूरा काम होता है। अगर एक लीडर होते हैं तो उसके नीचे जो लोग होते हैं, उन्होंने भी अपने जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपॉइंट करके रखे हैं। अगर किसी की मौत होती है तो तुरंत उसकी जगह ले ली जाती है। अब ऐसे में ईरान यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काफ़ी मजबूती से टिका हुआ है। और दूसरी तरफ ईरान का जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर समस्या है यूएसए को और इजराइल को, वो है न्यूक्लियर वेपन। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि उसके आसपास के जितने भी देश हैं, उनके साथ उसकी नहीं बनती है। और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए उसने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, उसने मिसाइल्स बनाई, उसने बॉम्ब बनाए हैं। और इसकी तैयारी ये लंबे समय से कर रहा है और इसको लेकर ही यूएसए ने लंबे समय से इसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। सबसे बड़ा खतरा है इजराइल को, और इजराइल और ईरान में बनती नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हैं और इजराइल की तरफ यूएस है, और इसके चलते अब यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो यूएसए और इजराइल को समस्या है, वो है इजराइल की सुरक्षा को लेकर। इजराइल की सुरक्षा को लेकर समस्या है। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं ईरान की तरफ से, तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। और यही कारण है यूएसए चाहता है, वहाँ की सरकार से नेगोशिएशंस भी चल रहे थे, और नेगोशिएशंस में यूएसए चाहता था कि यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर वेपन न बनाए, लेकिन ईरान चाहता था कि न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। हालांकि खुले तौर पर न्यूक्लियर वेपन नहीं, बल्कि ईरान का कहना था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ एनर्जी के लिए करेंगे, मतलब बिजली बनाने के लिए करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के जो हथियार होते हैं, इस तरह की तकनीकें जो होती हैं, ये ड्यूअल यूज़ तकनीक होती है। ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी में आप बिजली भी बना सकते हैं, आप बॉम्ब भी बना सकते हैं। और यही कारण
कारण है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगे, यही कारण है कि ईरान को अलग-थलग भी किया गया, यही कारण है कि ईरान को और दूसरे देशों से और दूसरे देशों को ईरान से व्यापार करने के लिए भी रोका गया। और सारी जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि ईरान चाहता है न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए, या कोशिश कर रहा था, और इज़राइल चाहता है कि नहीं, यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो इसका सबसे बड़ा खतरा इज़राइल को ही होगा। तो ये सारी समस्या है और इसको लेकर ही युद्ध शुरू हुआ है। अयातुल्ला अली खामेनी मारे गए हैं, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मारा गया है, और बदले में जो बाकी देश हैं, जो आसपास के देश हैं, जैसे कि कुवैत है, जैसे यहाँ पर इराक है, यहाँ पर बहरीन है, कतर है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है, इनके ऊपर भी ईरान जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहाँ पर यूएस आर्मी या यूएस नेवी की प्रेजेंस है, या फिर जिन होटल्स में वहाँ के जो यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएसए के लोग हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो रुके हुए हैं तो उनके ऊपर ड्रोन हमले भी कर रहा है। ये सारी बात तो युद्ध की है, और इसके चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी है ईरान ने। ईरान कह रहा है कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेंगे, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से क्या होगा कि कुवैत से जो ऑयल इंपोर्ट होता है, बहरीन से जो ऑयल इंपोर्ट होता है, कतर से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से जो ऑयल इंपोर्ट होता है, वो यहाँ पर कट सकता है। यहाँ पर ये जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो सकती है, और इसके ब्लॉक होने से दुनिया भर में जो 20% ऑयल यहीं से होकर गुजरता है, दुनिया भर में जो ऑयल कंजम्पशन है उसका, और भारत के मामले में बात करें तो लगभग 50% ऑयल कंजम्पशन यहीं से होकर गुजरता है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो संकट है उसके चलते ये सारी सप्लाई बंद हो सकती है, और इससे दुनिया भर में ऑयल की आपूर्ति बाधित होगी, और दुनिया भर में ऑयल की आपूर्ति बाधित होने से कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ती हैं जब भी फ्यूल की हम देखते हैं, सीधे तौर पर महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है, साथ में आपको जैसे अगर मान लीजिए हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे इसका मतलब है विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर जाएगी। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मतलब घाटा है, समझ लीजिए जितना हम इंपोर्ट करते हैं, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो जो घाटा है वो बढ़ेगा, और साथ में हमारे देश में जो वित्तीय स्थिरता है उसके ऊपर और एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर असर होगा। तो भारत के ऊपर एक असर होगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, फिस्कल हेल्थ के लिए और महंगाई के लिए। इन चीज़ों के लिए भारत के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। साथ में भारत का व्यापार भी बाधित होगा। अगर ये जो चोक पॉइंट्स है, यहाँ से अगर एक तो यहाँ पर ये जो अरब पेनिनसुला है, वहाँ पर एक तरफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ है बाब अल मंदेब। अगर इस क्षेत्र में, अगर इस रीजन में अनस्टेबिलिटी होती है और अगर ये रास्ते बंद होते हैं तो भारत का जो व्यापार है उसमें बाधा होगी और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। ईरान और इजराइल और यूएसए के युद्ध में दुनिया के दूसरे देश भी पिस सकते हैं। साथ में जो वहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो विदेशों से दुबई गए हैं और बाकी जगहों पर गए हैं वो फंसे हुए हैं। हमने न्यूज़ में देखा है कि जो बुर्ज खलीफा है उसके आसपास भी हमले हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक तरीके से अमेरिका दादागिरी कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, और ईरान में जो जनता है वहाँ पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन हालांकि एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस रिजीम को सपोर्ट करता है, तो वो उनका इंटरनल मामला है, हम उसमें दखल नहीं देना चाहिए और किसी भी देश को नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आपके पास ताकत हो तो उस ताकत का अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह का उपयोग होता है। इजराइल में नेतन्याहू चुनाव में जाने वाले हैं, चुनाव आने वाला है इजराइल में, और नेतन्याहू के खिलाफ जो गुस्सा है इजराइल में बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए नेतन्याहू चाहते हैं कि इस तरह का युद्ध हो, इस तरह का युद्ध करके जीता जाए और उससे पॉपुलैरिटी गेन हो और उस लहर पर सवार होकर चुनाव वापस से जीता जाए। तो ये सारी कहानी है, राजनीति भी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है, घरेलू राजनीति भी है, न्यूक्लियर वेपन का खतरा भी है, अपनी अपनी सिक्योरिटी भी है, दुनिया के दूसरे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी भी है, व्यापार भी है, और बहुत सारे मामले इस पूरे युद्ध से जुड़ गए हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत मई 2025 में कुल मिलाकर लगभग यहाँ पर 47-48% ऑयल गल्फ कंट्रीज यानी इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत से मंगा रहा था। लेकिन यहाँ पर आते आते लगभग 45% के लगभग अब इन देशों से मंगाता है, क्योंकि भारत के ऊपर भी यूएसए का दबाव है। यूएसए भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है, और भारत ने रशिया से तेल कम भी किया है।
इन आंकड़ों में देख सकते हैं कि 33% ऑयल पहले हम रशिया से ले रहे थे और अब सिर्फ 19% ऑयल रशिया से लिया है। तो ये सारी दिक्कतें भारत के लिए खड़ी हो सकती हैं। एक तरफ रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज में अनस्टेबिलिटी है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, भारत की फिस्कल हेल्थ के लिए, महंगाई के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये सारी सिचुएशन ठीक नहीं है। भारत का फायदा तभी है जब इस पूरे रीजन में और यहाँ तक कि पूरे विश्व में शांति हो। शांति होगी तो व्यापार होगा, शांति होगी तो एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, शांति होगी तो सारे धंधे फले फूलेंगे, शांति होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, शांति होगी तो दुनिया भर में सभी काम ठीक रहेंगे। लेकिन जब अशांति होती है तो बहुत सारी चिंताएं खड़ी होती हैं। अशांति होती है तो व्यापार को लेकर शांति होती है, तो अशांति होती है तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अशांति होती है, तो व्यापार, धंधे, रोजगार, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल हेल्थ, सारी चीज़ों को लेकर चिंताएं खड़ी होती हैं। इसके बाद है मामला एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ। एनसीईआरटी में हुआ क्या था, कहानी समझ लीजिए। कहानी है कि 8th की पुस्तक में अपना एक चैप्टर जुडिशियरी को लेकर था और जुडिशियरी को लेकर बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब जब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जुडिशियरी को लेकर, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाना होता है, जुडिशियरी के बारे में भी पढ़ाना होता है और जुडिशियरी में क्या-क्या अच्छी बातें हैं वो भी बताई गई हैं, क्या-क्या खराब बातें हैं। मतलब अगर जुडिशियरी में किसी लेवल पर भ्रष्टाचार है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। जुडिशियरी में मामले बहुत ज़्यादा लंबित हैं तो उसके मामले में बताया गया था। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनका जो बिहेवियर है, जिनका जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। बहुत सारी शिकायतें इनके खिलाफ भी आती हैं और हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी देखी थी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में ही बहुत सारे मामले लंबित हैं और साथ में ही लगभग पिछले 3 या 4 सालों में 7-8 हज़ार मामले यहाँ पर शिकायतों के भी आए हैं, जहाँ पर जजों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस से लेकर, हरासमेंट से लेकर दूसरे मामलों तक, रिश्वत लेने तक के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं। और इसको लेकर ही यहाँ पर एक जनरल बात कही गई थी। यहाँ पर जुडिशरी को लेकर कोई आलोचना जैसी कोई इसमें बात ही नहीं थी अगर हम ठीक से देखें तो। लेकिन फिर भी हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने इसको लेकर न्यायपालिका की आलोचना करने को लेकर इसे एक गलत तरीके से देखा और फैसला दिया इस बात को हटाने के लिए। और यहाँ पर बदले में सरकार ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर 2 मामले सामने निकल कर आते हैं। एक तरफ पुस्तक में, एक तरफ जो हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक है, जो क्लासेस में बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें एक ऐसी जनरल बात पढ़ाई जा रही थी जो सच है बिल्कुल। जो बच्चे हैं उनको एक ऐसी जनरल बात पढ़ाई जा रही थी जो बिल्कुल सच है, जो फैक्ट्स पर आधारित है। बहुत सारे मामले लंबित है, बहुत सारी शिकायतें आती हैं और बहुत सारे लेवल्स पर बहुत सारा भ्रष्टाचार भी है। अब उसको लेकर यहाँ पर एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की, दूसरी है कि सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी घोषणा कर दी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर सामने आई। एक तो सरकार की मनमानी, दूसरा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो न्यायपालिका है, उसकी जो ओवररीच है, जो जुडिशियल ओवररीच है, 2 मामले यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहली चीज़ है एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस और दूसरा है जुडिशियल ओवररीच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन 2 मामलों को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। अब क्यों चिंता जताई जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ है कि इस तरह की आलोचना यदि किसी की जाती है, तो एक लोकतंत्र में हम देखते हैं कि सरकारों की आलोचना होती है, यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना भी कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस आलोचना को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस आलोचना के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर, बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इस तरह के मामलों को यहाँ पर एड्रेस कर रहा है, इसका जवाब दे रहा है, कार्रवाई करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ नेताओं को या दूसरे मामलों में आलोचना को सहने की, आलोचना को झेलने की जो नसीहत देता है, वही बात इनके मामले में भी लागू होती है। इन्हें भी आलोचनाओं को सुनना चाहिए। इस तरह के जो मामले हैं उनको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो फैक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम टोटल मामले देखें तो करोड़ों में मामले जा सकते हैं जो मामले लंबित हैं। तो इन मामलों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर जो हमारी जुडिशियरी है उसमें ये जो सारा हम कह सकते हैं कि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, मामले लंबित हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, बहुत सारे जजों के खिलाफ शिकायतें हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ जजों के घर, कुछ न्यायाधीशों के घर बंडल के बंडल पैसे मिले हैं और भ्रष्टाचार बिल्कुल है। जो हमारी जुडिशियरी उसमें, इसमें कोई छिपाने वाली, इसमें कोई
हम कहें कि जो फैक्ट के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह के मामलों को सुनने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर ये चिंता है सबसे बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को एक पॉजिटिव वे में नहीं ले रहा है, बल्कि उसमें आगे बढ़कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है, कार्रवाई करने की धमकियाँ दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता हो सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है जिन्होंने ये इस किताब की इस पूरे जो लेसन है, ये जो पूरा एक चैप्टर है उसमें जो इन्वॉल्व रहे हैं, बुक के दौरान इन्वॉल्व रहे हैं। क्योंकि लिखने वाले लोग तो दूसरे होते हैं, बहुत सारे शिक्षाविद लोग होते हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं, वो लिखते हैं और साथ में जो एनसीईआरटी जो संस्था है उससे जुड़े लोग हो सकते हैं और अधिकारी बाकी हो सकते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के कार्रवाई की बात की है, जो भी एक तरीके के मनमानापन है। क्योंकि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है जिसको लेकर आपत्ति की जाए, सिर्फ एक आलोचना है। आलोचना ही नहीं है बल्कि फैक्ट्स के साथ आलोचना है और उसको लेकर कमियों को दूर किए जाने पर काम किया जाना चाहिए, न कि किसी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार का उल्लेख है कि न्यायपालिका में भी अलग-अलग लेवल पर भ्रष्टाचार होता है और इस तरह अगर पुस्तकों को सेंसर किया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षा की जो स्वतंत्रता है या शिक्षा को लेकर सभी चीज़ों को लेकर, मतलब जैसे सरकार की आलोचना को लेकर, जुडिशरी की आलोचना को लेकर या फिर कानूनों की आलोचना को लेकर या पुलिस या दूसरी जो संस्थाएँ हैं उनको लेकर, अगर शिक्षा में अगर बच्चों को इस तरह की बातें नहीं बताई जाएँगी, तो बच्चे भविष्य में कैसे अवेयर होंगे, कैसे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इसको लेकर चिंताएँ हैं। तो चिंता है, सबसे बड़ी चिंता यही है। चिंता ये नहीं है कि न्यायपालिका की आलोचना की गई, चिंता ये है कि आलोचना के प्रति न्यायपालिका अ, इनटॉलरेंस हो गया है, उसको लेकर उसमें असहिष्णुता है और कार्रवाइयों की धमकियाँ दे रहा है। ये सारी बात है और इसको लेकर मामले कुछ दिनों से चल रहा है ये पूरा मामला, इसको लेकर चर्चा भी चल रही है और बहुत सारी बातें इसके बारे में पहले भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, वो सच में एक बहुत ज़्यादा हम कहें कि अच्छा रवैया नहीं है और इस तरह का रवैया एक सुप्रीम कोर्ट से, इतनी बड़ी संस्था से, एक तो उम्मीद नहीं की जाती है, दूसरा फैक्ट के आधार पर जो आलोचना की जाती है, उसे सहने की क्षमता सभी में होनी चाहिए। इसके बाद मामला है नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर। अभी कल या आज की ही बात है शायद, काकीनाडा में एक फटाखा फैक्ट्री में भी इस तरह का क्या कहें कि ब्लास्ट हुआ है, इस तरह की एक दुर्घटना हुई है और यहाँ पर भी इस तरह की दुर्घटना हुई है और हम देखते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मारे जाने वाले लोगों में अक्सर वर्कर्स होते हैं और फिर सवाल खड़ा होता है कि जहाँ पर भी इस तरह की यूनिट्स चल रही हैं, जहाँ पर भी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा के ऑडिट होते हैं, मतलब जब भी कोई फैक्ट्री लगती है तो वहाँ पर जितने उपकरण होते हैं, बिजली की जो व्यवस्था होती है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें सेफ्टी का ऑडिट किया और सेफ्टी का ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि यह चेक किया जा सके कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं या नहीं हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सेफ्टी ऑडिट के समय अक्सर भ्रष्टाचार किया जाता है, हल्की क्वालिटी के सामान लगाए जाते हैं और जो अधिकारी होते हैं, अक्सर रिश्वत देकर इस तरह के मामलों को पास कर देते हैं। इस तरह के ऑडिट्स में जो गलतियाँ सुधारी जानी चाहिए, उन गलतियों को सुधारा नहीं जाता है और हमारे सामने फिर इस तरह की घटनाएँ होती हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बार-बार इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पूरा प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि जो सेफ्टी ऑडिट होते हैं, उन ऑडिट्स को गंभीरता से किया जाना चाहिए और अगर इन ऑडिट्स में कोई गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएँ होने से रोका जा सके और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और ऑयल प्राइसेस को लेकर। हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की आपूर्ति यहाँ से बाधित हो सकती है अगर ये रास्ता बंद होता है तो। यहाँ पर ईरान है और ईरान के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है पर्शियन गल्फ़ या फ़ारस की खाड़ी और फ़ारस की खाड़ी और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में है एक सकरा पानी का रास्ता और इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। जब भी किसी स्ट्रेट की बात होती है, जब भी किसी जल डमरू मध्य की बात होती है, तो वहाँ पर जल डमरू मध्य क्या करते हैं, 2 तरफ वाटर बॉडीज़ को जोड़ते हैं। तो एक तरफ है यहाँ गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी और एक तरफ है पर्शियन गल्फ और बीच में जो रास्ता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। और कोई भी स्ट्रेट 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है तो 2 लैंडमास को अलग भी करती है। जैसे यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर ये जो छोटा-सा हिस्सा है, ये है ओमान का मुसन्दम पेनिनसुला। तो यहाँ पर इस ओमान के मुसन्दम पेनिनसुला को याद रखना है, इधर ईरान को याद रखना है, इन दोनों को यहाँ पर अलग करती है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जोड़ती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो यहाँ से, मतलब कुवैत से, इराक से, बहरीन से
बहरीन से, कतर से, यूएई से और सऊदी अरेबिया से जो ऑयल बाहर जाता है, ईरान से जो दूसरे देशों में जाता है, वो उन तेल के जो यहाँ पर सप्लाई है, उस सप्लाई में दिक्कतें होंगी, सप्लाई में कमी होगी, और अगर सप्लाई में कमी होगी तो दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो जैसे हमने बात की कि दुनिया भर में इकोनॉमी के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है, आपूर्ति में देरी हो सकती है, शिपिंग का जोखिम है ही, बीमा लागत बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी कोई इतने बड़े जो जहाज़ होते हैं, अगर टैंकर होते हैं या माल ढुलाई वाले होते हैं, इनका सबका बीमा होता है। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में इस तरह के बीमा काम में आता है, तो उसका प्रीमियम लागत बढ़ सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती है, और अभी तक मतलब जो युद्ध के पहले तक जो ब्रेंट क्रूड है, उसका भाव पहले से उच्चतम स्तर पर था, अब और ज़्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर दूसरे रास्ते जो हैं अपने व्यापार के, एक तो ये वाला जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला, दूसरा ये है बाब अल मंदेब वाला और सुएज़ कैनाल वाला। अगर ये रास्ते बंद होते हैं और मान लीजिए भारत से व्यापार केप ऑफ गुड होप से होकर यूरोप या दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका या फिर दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है, तो यहाँ पर एक तो रास्ता लंबा होगा, ज़्यादा समय लगेगा, लागत ज़्यादा होगी माल ढुलाई की, और ऐसे में महंगाई बढ़ने वाली है और व्यापार में कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती है, जिसके बारे में हमने पहले आर्टिकल में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया था। दुनिया भर में 25% और भारत में लगभग 50% जो तेल और गैस की आपूर्ति है वो इसी रास्ते से होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें भारत के सामने भी संकट खड़ा कर सकती हैं। जहाज़ों की आवाजाही में भारी गिरावट होने ही वाली है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, और इस रास्ते से जो जहाज़ों की आवाजाही है वो बंद होगी, और दूसरा रास्ता लेंगे तो लागत ज़्यादा होगी और अपना समय ज़्यादा लगेगा और कंपनियों का मुनाफा कम होगा, और फिर इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। तेल के भाव बढ़ सकते हैं, जहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि $100 प्रति बैरल से भी तेल ऊपर जा सकते हैं। कहीं-कहीं और भी ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। इसके बाद है हमारे पास, अभी तक हमने देख लिया है, ज़्यादातर बातें हमने ईरान और ये जो युद्ध है उसको लेकर ही की है। ईरान को लेकर की है, क्यों हमला किया ईरान के ऊपर यूएसए और इज़राइल ने। यूएसए, इज़राइल अपनी चिंता के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित है। ईरान अपना वेपन बनाना चाहता है, न्यूक्लियर वेपन, और जिसका टारगेट इज़राइल हो सकता है, और इज़राइल इसे पहले ही रोक देना चाहता है। नेगोशिएशन चल रहे थे, और नेगोशिएशन जो चल रहे थे वो ओमान की मध्यस्थता से चल रहे थे, और ओमान की मध्यस्थता से नेगोशिएशन चल रहे थे, और वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा था कि नेगोशिएशन सब कंप्लीट होने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही ये हमला हो चुका है। और यहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो उनके पास दुनिया भर में दूसरे देशों के ऊपर दबाव डालने के लिए सिर्फ एक वेपन बचा है, वो युद्ध है। जो दूसरा वेपन था टैरिफ, उसको तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। वहीं पर ये जो राष्ट्रपति हैं हमारे, प्रधानमंत्री हैं इज़राइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी स्थापित करने के नाम पर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। हालांकि ईरान में भी चुनी हुई सरकार नहीं है, उसके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए ही थे, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का जो तख्ता पलट होता है, जहाँ पर रिजीम चेंज होती है, वो वहाँ का इंटरनल मामला है और वहाँ की जनता ही इसे करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे बांग्लादेश में भी हुआ था, बांग्लादेश में किसी दूसरे देश ने, प्रत्यक्ष तौर पर तो दिखाई नहीं देता है कि किसी ने वहाँ पर इंटरवेंशन किया था, किसी ने वहाँ पर बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया था। हालांकि कहीं पर भी हो, दूसरे देशों का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। वहाँ की एक पक्ष की तरफ कोई एक देश होता है, दूसरी तरफ दूसरा देश होता है, तो इस तरह के मामले भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो तो एक तरफ है, और दूसरी तरफ इसका जो दुनिया भर में और भारत के ऊपर जो असर पड़ना है उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जुडिशरी किस तरह से एक सख्त रुख अपना रही है आलोचना के प्रति। हालांकि आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए, और जो आलोचना उसमें की गई है बुक में, अगर आप पढ़ेंगे कहीं खोज कर, तो वहाँ पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आती है कि आलोचना या कहीं पर कहें कि जुडिशरी पूरी भ्रष्ट है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो फैक्ट हैं उनके फैक्ट के ऊपर ही बात हुई है, लेकिन फिर भी जो अपना सुप्रीम कोर्ट ने रवैया अपनाया है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके बाद मामला है अपना ये जो सेफ्टी ऑडिट्स को लेकर। सेफ्टी ऑडिट्स को लेकर हमारे प्रशासन को फिर से सोचना चाहिए, और सेफ्टी ऑडिट के मामले में, या हम कहें कहीं पर रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, कभी फटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है, कहीं पर बारूद या फिर
हथियार बनाने की फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, कहीं पर लीगल में भी और इलीगल में भी, दोनों तरह की यूनिट्स में इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं। पिछले कई सालों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और फिर इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है, यहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें चुकानी पड़ती है। और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ठीक से ऑडिट हो, साथ में प्राइवेट ऑडिट, और इस ऑडिट में जो आसपास रहने वाले, जो इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये जो ऑडिट हो रहे हैं वो एकदम सही से हो रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है। यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं, यहाँ पर जितने भी जो खतरनाक चीज़ों में जो यूनिट्स, जो जिस तरह के भी इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं वो सारे सही हैं, जो हमने पहले से जो स्टैंडर्ड्स तय करके रखे हैं उनके हिसाब से हैं। तो सेफ्टी ऑडिट के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए और प्रशासन को इस तरह की यूनिट्स की और लोगों की चिंता करनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ऑयल को लेकर हम 2 आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम 16th फिनांस कमीशन को लेकर। 16th फिनांस कमीशन में सबसे पहले हमें देखना है कि 16th फिनांस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है और किस तरह से काम किया है। जो पहले वाले अपने फिनांस कमीशन थे उनसे 16th फिनांस कमीशन कैसे अलग है, और उससे पहले हम देखेंगे फिनांस कमीशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में, और फिर हम देखेंगे फिनांस कमीशन ने 16th फिनांस कमीशन ने कैसा काम किया है, और फिर हम देखेंगे कि उसको लेकर आलोचना क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिनांस कमीशन क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि 16th फिनांस कमीशन ने कैसा काम किया है और जो पिछले फिनांस कमीशन है उनसे किस तरह से अलग है, और फिर हम उसकी आलोचना देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे संविधान में आर्टिकल 280 यानी आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन को लेकर प्रावधान किया गया है, और फिनांस कमीशन को लेकर कहा गया है कि एक अध्यक्ष 4 सदस्य से मिलकर एक कमीशन बनेगा। राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे और हर 5 साल में या उन्हें जब जरूरत लगती है तब फिनांस कमीशन की नियुक्ति हो जाएगी। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, 280 में प्रावधान है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, बस इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। और ये जो 16वां वित्त आयोग है उसको 2026 से लेकर 2031 तक के लिए बनाया गया है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया फिनांस कमीशन के अध्यक्ष हैं, 5 साल के लिए बना है, 2026 से लेकर 2031 के लिए 280 राष्ट्रपति 1+4। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर हम देखते हैं कि 16th फिनांस कमीशन ने कैसे काम किया। तो 16th फिनांस कमीशन ने यहाँ से देखते हैं, 2000 से लेकर 2005 तक जो था हमारा 11वां वित्त आयोग था, फिर 12वां, फिर 13वां, 14वां और 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग तक आते आते क्या हुआ था कि यहाँ पर जो हमारा डिविजिबल पूल है, मतलब जो पैसा, टोटल पैसा नहीं, आप इस बात को थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि जो टोटल पैसा केंद्र सरकार के पास आता है, टोटल पैसा केंद्र सरकार के पास आया, उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है जो राज्यों और केंद्र दोनों के बीच में बटेगा। सारा पैसा जो केंद्र सरकार के पास इकट्ठा होता है, जैसे सेस या सरचार्ज का जो पैसा होता है वो राज्यों को नहीं दिया जाता है, लेकिन जो IGST, GST और CGST का पैसा होता है वो राज्यों में और केंद्र सरकार में के बीच में बटता है। मतलब उसे डिविजिबल पूल का पैसा कहते हैं, डिविजिबल पूल का पैसा कहते हैं। और ये जो डिविजिबल पूल है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो पैसा बटेगा, उसका जो प्रावधान दिया गया है वो हमारे आर्टिकल 270 में दिया गया है। तो आर्टिकल 270 में बताया गया है कि कौन सा पैसा केंद्र में और बाकी राज्यों में बंटने वाला है। तो उसको लेकर जो रिकमेंडेशन देता है हमारा जो फिनांस कमीशन, वो उसने 2000 अपना जो हमारा 14वां वित्त आयोग था उसमें कहा था कि 42% पैसा जो है वो राज्यों को दिया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने भी 42% रखा। हालांकि जब जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी बना दिया गया तो ये 41% हो गया था। तो 41%, और इस वाले वित्त आयोग ने भी 41% को फिक्स रखा है। राज्यों की हिस्सेदारी 41% ही होने वाली है। अब यहाँ पर एक खेल अपनी जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, केंद्र सरकार यहाँ पर एक तो इनकम टैक्स कम किया, GST कम किया, और इनकम टैक्स और GST और कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किया है। अगर तीनों टैक्स कम होंगे जो तीनों डिविजिबल पूल के हैं, एक तो इनकम टैक्स, एक अपना कॉर्पोरेट टैक्स, GST, और GST में हर प्रकार का GST, CGST, IGST वगैरह वगैरह, तो ये जो सारा पैसा है, ये सारा पैसा अगर टैक्स रेट कम होगा तो इसका जो कलेक्शन है वो भी कम होगा, इसकी रकम कम होगी, और उसमें से 41% राज्यों को दिया जाना है। अगर पैसा कम इकट्ठा होगा, कलेक्शन कम होगा, तो यहाँ पर जो राज्यों को हिस्सा मिलेगा वो भी कम मिलेगा। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरचार्ज और
सेस लगा देती है और ये सरचार्ज और सेस का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही होता है, राज्यों को इसका पैसा नहीं मिलता है। मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र सरकार अपने लिए सरचार्ज और सेस के माध्यम से कर लेती है, लेकिन राज्यों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। अब ऐसे में राज्यों को कम पैसा मिलता है, राज्य बार-बार विरोध करते हैं, राज्य कहते हैं कि सेस और सरचार्ज का पैसा भी बाँटा जाना चाहिए और उनका हिस्सा 41% से बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इस वेब फाइनेंस कमीशन ने ये जो रकम है उसको नहीं बढ़ाया है, वही हिस्सा रखा है। ऊपर से जो कलेक्शन कम हुआ है या फिर जो उम्मीद थी बढ़ने की वो उम्मीद नहीं हुई है, मतलब राज्यों को पैसे के मामले में नुकसान हुआ है और ऐसे में इस वित्त आयोग ने राज्यों की डिमांड थी वो मानी नहीं है। इस फाइनेंस कमीशन ने ये भी कहा था अगर सरचार्ज और सेस का पैसा बढ़ाया जाता है तो उसमें फिर 41% से हिस्सेदारी कम करनी पड़ेगी। तो बात वही होती और इसको लेकर फिर कोई बात हुई नहीं। अभी जो पैसा है जो डिविजिबल पूल का है वो 41% फिक्स है, राज्यों को मिलता है और सेस और सरचार्ज का पैसा वो राज्यों को नहीं मिलता है। तो यही सारी बातें हैं इसको लेकर इस फाइनेंस कमीशन की जो थोड़ी-सी आलोचना की जा रही है वो ये है इसमें एक नया मानदंड जोड़ा है, मतलब नया क्राइटेरिया जोड़ा है और वो जोड़ा है ये वाला। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। जो 15th फाइनेंस कमीशन था वहाँ पर जो क्राइटेरिया थे वो एक तो इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट और ये वाला जो था वो 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं था, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इसको नया जोड़ा है। अब यहाँ पर ये जो नया क्राइटेरिया है, साथ में जो पुराने क्राइटेरिया थे उनमें भी थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? यहाँ पर जो इनकम डिस्टेंस वाला जो क्राइटेरिया है उसका वेटेज कम हुआ है। फिर उसका वेटेज 16th फाइनेंस कमीशन में कम हुआ है। पॉपुलेशन वाला जो क्राइटेरिया है उसका वेटेज बढ़ा है, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उन राज्यों को इसका फ़ायदा हो सकता है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाला, मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो राज्यों ने प्रयास किए थे, अगर अच्छा काम कर रहे थे, अगर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को लेकर अगर राज्य अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलना था, लेकिन यहाँ पर जो वेटेज है उसको कम किया है। मतलब जिन राज्यों ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो अच्छा काम किया है उसका उन्हें नुकसान हो सकता है। जैसे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, हम देखते हैं कि सदर्न स्टेट जो है वहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अच्छे प्रयास हुए हैं और फिर अगर वेटेज कम होता है इसको लेकर तो यहाँ पर नुकसान होगा। एरिया, जिन राज्यों का एरिया बड़ा है वहाँ उनको भी नुकसान हो सकता है क्योंकि वेटेज कम हुआ है। फिर फॉरेस्ट का जो वेटेज है वो वही है 10%। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, मतलब अगर राज्य टैक्स को बढ़ाने के लिए और राजकोषीय अनुशासन के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उनको वो उसके आधार पर भी इवैल्यूएट करके पैसा मिलना था, लेकिन उसको अब यहाँ पर हटा दिया गया है और एक नया क्राइटेरिया जोड़ा है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और उसका परसेंट है 10%। तो जो राज्य हमारी जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि कुछ छोटे राज्य जहाँ पर जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, एरिया ज़्यादा नहीं है, जीडीपी का साइज़ बड़ा नहीं है, उनको नुकसान हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जो राज्य एरिया ज़्यादा है इनका, वहाँ पर क्योंकि हमने देखा था एरिया का जो वेटेज है वो भी कम हुआ है। दूसरा, जो छोटे राज्य हैं, जो भारत की जीडीपी में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, उनको नुकसान हो सकता है, तो इसको लेकर आलोचना की जा रही है। फिर ये जो 275 अनुच्छेद के तहत जो मतलब जो राज्यों को डिविजिबल पूल से जो पैसा मिलता है उसके अलावा जो अतिरिक्त ग्रांट मिल रही थी उसको भी अब यहाँ पर बंद कर दिया है, तो इसको लेकर भी राज्यों को नुकसान होने की संभावना है। हालाँकि एक अनुमान के हिसाब से डिविजिबल पूल से जो पैसा मिलता है, जो रिकमेंडेशन हमारा वित्त आयोग करता है, वो तो करता ही है, लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता इससे कुछ अलग ही है। 14वां वित्त आयोग भले ही कह रहा है कि 41% पैसा मिलेगा, 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा कि 41% पैसा मिलेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो है लगभग 35% पैसा ही मिला है और इसमें लगभग 34% पैसा ही मिला है। तो जितना रिकमेंड किया जाता है उतना पैसा एक तो राज्यों को मिलता नहीं है, दूसरा जो ऑफ़िशियली जो रिकमेंडेशन है वो भी नहीं बढ़ा है और उसमें जो नए क्राइटेरियाज़ जुड़े हैं उसका भी नुकसान हो सकता है। तो इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी आलोचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम आलोचना में ये सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं और कभी आलोचना करने के लिए अगर इस तरह का सवाल आता है तो उसमें हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो आलोचना एक पक्ष होता है और मतलब एक पक्ष सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है, तो आलोचना में हमें दोनों पक्ष को ध्यान देना है। आज हमने सिर्फ नकारात्मक पक्ष देखा है और नकारात्मक पक्ष के बारे में आज पढ़ लेते हैं, कभी हम और भी आर्टिकल आएँगे वहाँ पर इसका सकारात्मक पक्ष भी देख लेंगे। इसके बाद है मैपिंग सेक्शन और मैपिंग सेक्शन में आज हम देखेंगे
ईरान की मतलब ईरान की जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में, क्या-क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो लोकेशन है अपने ईरान है वेस्टर्न एशिया में, भारत से पश्चिम में, मतलब भारत से पश्चिम उत्तर गए हैं तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर है ईरान। ईरान के पड़ोसी देशों में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो इराक है। इराक के साथ आपको मिल जाएगा तुर्की है। यहाँ पर अज़रबैजान और आर्मेनिया मिलेंगे, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, अफ़गानिस्तान मिलेगा और पाकिस्तान मिलेगा। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। साथ में जो वाटर बॉडीज़ लग रही है यहाँ पर ईरान से, वो है कैस्पियन सी और यहाँ पर पर्शियन गल्फ़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ़ ऑफ ओमान। ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं। पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा कई बार पढ़ चुके हैं। ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी, यहाँ पर एक शहर है रामसर शहर। और रामसर के बारे में हम जब रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ा था। तो ये यहीं पर है कैस्पियन सागर के पास। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो यहाँ पर नदर्न साइड में है एल्बुर्ज माउंटेन रेंज और सदर्न साइड में है ज़ेग्रोस माउंटेन रेंज। यहाँ पर एल्बुर्ज और यहाँ पर ज़ेग्रोस, और बीच में जो है वो पठारी एरिया है। तो बीच में पठारी एरिया है और यहीं पर कुछ अपने डेजर्ट मिलेंगे जैसे दस्ते काबिर और दस्ते लुट। यहाँ पर दस्ते काबिर, यहाँ पर दस्ते लूट, दस्ते काबिर, दस्ते लूट, दस्ते काबिर, दस्ते लूट। ठीक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक यहाँ पर पोर्ट है बंदर अब्बास, पर्शियन गल्फ, ज़ेग्रोस माउंटेन रेंज, एल्बुर्ज माउंटेन रेंज, दस्ते काबिर, दस्ते लूट, कैस्पियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, गल्फ ऑफ ओमान और लेक उर्मिया। तो लेक उर्मिया को ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, और इसकी राजधानी है तेहरान, यहाँ पर है। फिर यहाँ से हमको कुछ और चीज़ें याद रखनी है जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। सबसे पहले न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में यहाँ पर एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट जो एक्टिव है, जो चल रहा है, वो है बुशहर यहाँ पर है पर्शियन गल्फ के किनारे। यहीं पर है एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट जो चालू है। इसके अलावा जो यूरेनियम को लेकर रिसर्च होती है तो इस तरह की दूसरी रिसर्च फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे इस्फहान में है, नतांज में है, फोर्दोज में है, बोनाब में है, अपना तेहरान में है और अरेक में है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर या तो यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, या फिर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में अगर एक नाम याद रखना है तो नतांज को याद रख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बुशहर को याद रख सकते हैं। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटीज़ में आप इस्फहान को याद रख सकते हैं, और रिसर्च फैसिलिटीज़ में आप फोर्दो को याद रख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। फिर सगंध में यहाँ पर एक यूरेनियम माइन है, तो इसको आप अगर एक नाम याद रखना है तो इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ईरान को लेकर आज के लिए मैप में इतना ही था। इसके बाद है एक रिवीजन को लेकर, आज हम रिवीजन करेंगे अल नीनो को लेकर। अब अल नीनो के बारे में आपने हर साल, या कहें कि बारिश आने से पहले, या कभी भी आपने सुना होगा कि इस बार एल नीनो को प्रभाव रहेगा या ला नीना रहेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं। पहले कहानी ये है कि ये है हमारी अर्थ में यहाँ पर है इक्वेटर, और इक्वेटर पे आप जानते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, सबसे ज़्यादा सनलाइट यहीं पर मिलती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से पानी भाप बन के बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। एक चीज़ आपको ये वाली ध्यान रखनी है। अर्थ है, अर्थ में बीचों बीच में इक्वेटर है, यहीं पर सबसे ज़्यादा सनलाइट है और यहीं पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आपकी जो अर्थ है वो यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक। तो अर्थ जैसे घूमेगी, ओशन करेंट्स हैं वो भी उसी तरह से होगी। तो यहाँ से, मतलब इक्वेटर के ठीक ऊपर की बात करें तो यहाँ से जो ओशन करंट है वो इस तरफ जाती हैं, और ठीक ऊपर उसके नॉर्थ या साउथ की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसके ऊपर की बात हो रही है। तो यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी अपने ओशन करेंट्स। यहीं पर जो विंड करेंट्स हैं वो भी इसी तरह से जाएंगे, और इसके जो नॉर्थ में और इसके जो साउथ में है वो ठीक वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है,
साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस रीजन में इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटर ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, वहाँ पर साल भर अपना पूर्वा पवने या कहेंगे ईस्टर्लीज या कहें कि व्यापारिक पवनें चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट यहाँ पर लगातार हवाएं चलती रहती हैं। अब जहाँ पर हवा चलेगी, अगर नीचे धूल होगी तो हवा अपने साथ धूल को उड़ाएगी, अगर नीचे पानी होगा तो पानी की लहरों को ईस्ट टू वेस्ट चलाएंगी, हवा की जो पवनें हैं, जो विंड हैं वो। तो इस तरह से इसका प्रभाव, मतलब हवा चलने का प्रभाव पानी के ऊपर, हवा चलने का प्रभाव धूल के ऊपर इस तरह से होगा। अगर नीचे धूल होगी तो धूल इस तरह से बहेगी, मतलब धूल उड़ेगी, या धुआं होगा तो धुआं इस तरह से उड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर पानी होगा तो पानी की लहरें भी जिस तरफ हवा जा रही है, जिस तरफ पवनें जा रही हैं, उसी तरफ ये जो पानी की लहरें हैं वो भी चलना शुरू कर देती हैं। इसके बाद हमको समझना है कि ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर एशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर इंडोनेशिया। अब यहाँ से गुजरती है इक्वेटर। अब इक्वेटर पे जब अपनी ईस्टर्लीज या क्या कहें कि अपना व्यापारिक पवनें चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो यहाँ से जो ओशन करेंट्स हैं अपना जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में वो चलती हैं वेस्ट की साइड। अब वेस्ट की साइड चलती हैं तो यहाँ का जो पूरा गर्म पानी है, हॉट वाटर है, वो आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ पर भी गर्म पानी इकट्ठा होगा वहाँ से भाप बनेंगी तो बादल उठेंगे और यहाँ पर बरसात होगी। तो साधारण स्थितियों में ये सिचुएशन होती है। आप इस मैप में समझ सकते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पर है इक्वेटर, और ये जो पानी इकट्ठा होता है आपकी ट्रेड विंड से, और वो होता है यहाँ पर, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और एशिया के पास में, और वहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में गर्म पानी होता है, और यहाँ से जब पानी हटता है तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इसको कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग होती है, यहाँ पर नीचे से पानी ऊपर आता है, और यहाँ पर जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाता है और मछलियों के लिए भोजन लाता है, और यहाँ पर फिर फिशरीज का काम अच्छा चलता है, तो ये बात अलग है। और यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होता है, जैसा हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात होती है, और सामान्यतः जब फिर पानी बरसात हो जाती है, अब जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं, तो एक साइकिल बनाते हुए साल भर इस तरह चलती रहती हैं। लेकिन जब इस तरह के सिचुएशन में डिस्टर्बेंस होता है, अगर जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, तो पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता है बल्कि यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसे में जो हमारा साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर बादल बनते हैं, वहाँ पर बरसात होती है, और जो अपवेलिंग हो रही थी पेरू के तट पर, वो यहाँ पर अपवेलिंग नहीं होती है बल्कि यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। नॉर्मल सिचुएशन ये है। नॉर्मल सिचुएशन में बारिश होती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास नॉर्मल सिचुएशन में ट्रेड विंड्स जो हैं वो मजबूत होती हैं। नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होता है, और नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पर अपवेलिंग होती है और यहाँ पर ठंडी पानी की तरंगें चलती हैं। लेकिन जब एल नीनो आता है तो एल नीनो में ध्यान रखना है कि अब जो गर्म पानी है वो पेरू के तट पर इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर अपवेलिंग नहीं होगी और यहाँ पर गर्म पानी नहीं आएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं आएगा, और जो बरसात होगी वो पेरू के तट पर और साउथ अमेरिका के तटों पर होगी। अब इस पूरी सिचुएशन में भारत के ऊपर असर ये होता है कि भारत में सूखा पड़ता है, भारत में 60% मानसून कमज़ोर हो जाता है, कृषि उत्पादन घटता है, खाद्यान्न की कमी होती है, महंगाई बढ़ती है, तापमान बढ़ता है और लू ज़्यादा चलती है। ये असर होता है एल नीनो वाली जो सिचुएशन है उसका भारत के ऊपर। इन डायग्राम्स के माध्यम से, इन डायग्राम से आप बहुत ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकते हैं। साथ में जो सी सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है कि हमारे इक्वेटर के साथ पानी ईस्टर्न साइड में बहता है। इसको कहते हैं केल्विन सिग्नल या केल्विन करेंट्स, और फिर या कहेंगे केल्विन तरंगे। और फिर यहाँ से पानी जब ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में वापस वेस्ट की साइड जाता है, मतलब ईस्टर्न और सदर्न साइड में वापस वेस्ट की तरफ जाता है, उसको रॉसबी तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल सिचुएशन है वो डिस्टर्ब होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, ये जो पेरू है, ये जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, और जो एल नीनो वाला होता है वहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है।
यहाँ से पहला एमसीक्यू है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से भारत पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के लगभग आधे कच्चे तेल का आयात इसी मार्ग से होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारत के लिए तेल सस्ता हो जाएगा। गलत बात है। भारत के लिए तेल महंगा हो जाएगा। दूसरा सवाल है 16वें वित्त आयोग को लेकर। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखी है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि उपकर और सरचार्ज बढ़ते उपयोग को स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया गया है। यहाँ पर सरचार्ज को लेकर और सेस को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है, उस वक्त रोकने की कोशिश नहीं की गई है। तीसरा है समानता आधारित अनुदानों की भूमिका कमजोर हुई है। तो ये बात समानता आधारित अनुदानों की बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन चक्र का गर्म चरण है। ये बात सही है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर पहले नॉर्मल सिचुएशन में पेरू के तटों पर यहाँ पर ठंडी पानी की तरंगें होती हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारी ट्रेड विंड्स है वो तेज़ी से बहती हैं और गर्म पानी को जाकर इकट्ठा कर देती हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहाँ से नीचे से ठंडी ये पानी की तरंगें ऊपर आती हैं, ठंडा पानी ऊपर आने लगता है, जिसको अपवेलिंग कहते हैं। लेकिन अल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स है वो कमज़ोर हो जाती है और जो गर्म पानी है वो पेरू के तटों पर इकट्ठा होता है और वहाँ पर फिर गर्म पानी होता है। पहले ठंडा पानी होता था नॉर्मल सिचुएशन में, अब अल नीनो में गर्म पानी हो जाता है, और गर्म पानी होने से इस सिचुएशन को हम कहते हैं अल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन, और गर्म चरण है। बिल्कुल सही बात है। यह भारतीय मानसून को मजबूत करता है, मजबूत नहीं करता है, कमज़ोर करता है। फिर है इसका संबंध प्रशांत सागर से है, तो इसका संबंध प्रशांत सागर से है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, अल नीनो भारत में सूखे और महंगाई के जोखिम को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सूखे और महंगाई के जोखिम को बढ़ा सकता है, क्योंकि अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती है, व्यापारिक पवनें कमज़ोर होती हैं और वर्षा का प्रतिरूप बदलता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आज के लिए हमारे पास थोड़े से कम एमसीक्यूज थे। बाकी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे।